Hi, so we are reading this class 10th geography book. इसमें हमने पहला चैप्टर देखा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. इसके बाद हमने पढ़ा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. आफ्टर दैट वी read this water resources, and today we are going to read about this chapter number 4, agriculture. Agriculture is very important chapter. Why? Because India में around 50% of population है वो employed है this agriculture sector में. Although उसका GDP में contribution थोड़ा कम है, but we cannot deny the importance of this agriculture in Indian economy and Indian society. So today let us talk about this agriculture. इंडिया ईयर बुक 2020 में भी हमने एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा है. वी गॉट सम एक्सेलेंट इनसाइट्स. ये एनसीईआरटी बुक जो है दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिसोर्स टू नो अबाउट दिस एग्रीकल्चर. इसका हम कंटेंट देखें तो यहाँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे अपन. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, झुमिंग क्या होता है, झुम के अलग अलग नाम क्या हैं. देन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, बनाना प्लांटेशन. कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, क्रॉपिंग फार्मिंग. मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं, राइस. खरीफ क्रॉप, व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप. देन ये राइस का पैटर्न है. देन विल रीड अबाउट दिस व्हीट. राइस एंड व्हीट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मिलेट्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेजर एरिया एंड माइनर एरिया है. पल्सेज इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल भी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है. प्रोटीन एंड ऑल का बहुत रिच सोर्स होता है पल्सेज. ऑयल सीड्स, देन शुगर केन, टी, देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कॉफ़ी. कॉफ़ी के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ नॉन फूड क्रॉप, रबर, जूट. दीज आर ऑल कमर्शियल क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल, कॉटन. देन दीज आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज़. ये भूदान और ग्रामदान है, गांधी जी एंड सत्याग्रही. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, भूदान, ग्रामदान, महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे इंस्पायर्ड था ये. देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर में. वर्ल्ड फूड डे क्या होता है. और ये जो नए टेक्निक्स आ गए हैं जैसे टिश्यू कल्चर एंड ऑल हुआ, मॉडिफाइड सीड्स एंड एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें अभी हम इस बुक में पढ़ते हैं. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू नो अबाउट एग्रीकल्चर, टू नो अबाउट द बेसिक्स, फंडामेंटल्स जो होते हैं ना. फॉर एग्जांपल आप इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और वो एमसीक्यू में एक्यूरेसी तब आती है जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं. और फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए हैंड्स डाउन एनसीईआरटी से अच्छी बुक देर इज़ नो अदर बुक बेटर देन दिस एनसीईआरटी. आप स्मॉल फंडामेंटल्स जो होते हैं ना अक्सर वो बहुत अच्छे से इसमें क्लियर होते हैं. सो लेट अस रीड दिस एग्रीकल्चर. अप्रोच सेम है, हम हर चीज़ स्लोली लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे. इंडिया जो है ये एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन है ये एंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में. सी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन किधर एंगेज है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में. 1.3 बिलियन का 2/3. दैट टेल्स कि एग्रीकल्चर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है. हमने ये पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी. इकोनॉमिक में हमने देखा था प्राइमरी एक्टिविटी. इवन ज्योग्राफी में भी देखा प्राइमरी एक्टिविटी मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है आपका नेचुरल रिसोर्सेज से. सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जब प्राइमरी एक्टिविटी में हम कुछ प्रोसेस करते हैं. देन इस तरीके से टर्जरी एंड फर्दर होता है. तो एग्रीकल्चर होता है प्राइमरी एक्टिविटी. ये प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, इससे आता है और ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में. सो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर क्या हो गया, बेस बन गया. इस बेस पे अलग एक्टिविटीज़ डिपेंडेंट होती है. नाउ मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इससे काफ़ी अच्छा फिर हमें रेवेन्यू इनकम भी जनरेट होता है. अब हम देखते हैं फार्मिंग्स के टाइप क्या होते हैं. सी एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन अवर कंट्री. Over these years, cultivation method have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस. तो ये जो जोग्राफी होती है ना ये डिटरमाइन करती है एक जगह की लाइफस्टाइल को. जोग्राफी इज़ डेस्टिनी, द वर्ल्ड इज़ अ किल्न एंड वी आर द क्ले. जोग्राफी हमें डिटरमाइन करती है, शेप करती है जोग्राफी हमें. तो ये जो एग्रीकल्चरल के टाइप्स हैं ये भी अगेन डिपेंडेंट होते हैं फिजिकल, एनवायरनमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इन सब प्रैक्टिसेस पे. फार्मिंग वेरी करती है फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. एट प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स प्रैक्टिस किए जाते हैं. पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग.
प्रिमिटिव मतलब बहुत बेसिक है, सबसिस्टेंस मतलब खुद का पेट भरने के लिए है, और फार्मिंग मतलब ये खेती है. सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. कुछ कुछ जगह होती है, सब जगह नहीं, बहुत कुछ पॉकेट्स में होती हैं. दीज आर पॉकेट्स. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tool, जैसे कि हो, डाव, digging sticks and family community labor है. तो ये ज़्यादा एडवांस नहीं है, दैट इज़ वाई इसको प्रिमिटिव बोल रहे हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून सीजन पे डिपेंड होती है, नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल पे, सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन. बिकॉज प्रैक्टिसेस काफ़ी रूडिमेंट्री है, प्रिमिटिव है, तो ये नेचुरल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि पानी मिलना चाहिए, सॉइल फर्टिलिटी ठीक होनी चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए. इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. फार्मर क्लियर करते हैं पैच ऑफ लैंड को, प्रोड्यूस करते हैं सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स को, सस्टेन करते हैं, अपनी फैमिली का पेट भरते हैं. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो वो फार्मर नए लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं. एक नया पैच जो लैंड है उसको फिर क्लियर करेंगे और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करने लग जाएंगे. सो दिस इज़ स्लैश एंड बर्न. और फिर एक नई जगह आ गए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. बिकॉज यू नो, यहाँ पर आपने पहले प्लॉट 1 में, फार्म 1 में खेती किया, कुछ साल बाद आप फार्म 2 में चले गए, फिर इधर कुछ साल आप जब काम करोगे तो इस फार्म 1 में वो नेचुरली हील हो जाएगा. नेचर अपने आप हील कर लेती है. कोविड-19 में हम देख रहे हैं ना, पॉल्यूशन एंड ऑल, रिवर्स अपने आप क्लीन हो रही हैं, पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो नेचर अपने आप हील कर लेती है. अगर ये ह्यूमंस जो कल्प्रिट है इनको लॉकडाउन कर दो तो ये कुछ टाइम के लिए यहाँ से चले जाते हैं, नेचर अपने आप इसको हील कर लेती है, फिर ये वापस उसमें आ सकते हैं फॉर्म 1 में. सो दिस इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये एक नए फॉर्म में भी जा सकते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ये. तो लैंड प्रोडक्टिविटी इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में कम होती है. फार्मर्स डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स, दे डोंट नो फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इनपुट्स नहीं होते हैं. सो इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो जैसे इसको झुम बोलते हैं कहाँ पे, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे इसे बोलते हैं झुम कल्टीवेशन. दिस इज़ पामलाऊ. पामलाऊ बोलते हैं मणिपुर में, दीपा बोलते हैं बस्तर में, और छत्तीसगढ़ में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. सो रिमेंबर दीज नेम. ये जो नेम्स होते हैं ना, ये कई बार वन लाइनर एमसीक्यूज आ जाते हैं. दिस इज़ पमलाऊ, दिस इज़ दीपा, दिस इज़ झुमिंग. देन झुमिंग जो होता है दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसको मिल्पा भी बोलते हैं मैक्सिको में. नोट डाउन ऑल दीज वर्ड्स. मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में इसको बोलते हैं कॉनुकू, वेनेजुएला में रोका, ब्राज़ील में मैसोल, सेंट्रल अफ्रीका में लडांग, एंड देन रे बोलते हैं इसे वियतनाम में. दिस इज़, लेट इट से इट अगेन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है. मिल्पा है मैक्सिको में, ओके, इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा है. कॉन्कू है वेनेजुएला में, रोका है ब्राज़ील में, मैसोल है सेंट्रल अफ्रीका में, और जो लदांग है दैट इज़ इन इंडोनेशिया, और रे होता है वियतनाम में. रिमेंबर दीज, मेक अ टेबल, रिमेंबर दीज वर्ड्स. इंडिया में दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन होता है दैट इज़ बेवार और दहिया, ये मध्य प्रदेश में बोला जाता है. पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं. पम्मा डाबी या फिर कोमन या फिर ब्रिंगा उड़ीसा में बोलते हैं इसे. कुमारी बोलते हैं वेस्टर्न घाट में, वेलरे, वॉल्ट्रे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल बोलते हैं हिमालय में, कुरुवा बोलते हैं झारखंड में, एंड झुमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में. तो सी, दिस टेल्स कि ये जो कल्टीवेशन है ये ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ हो रहा है. सी, नॉर्थ ईस्ट में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में, एवरीवेयर. दिस टेल्स कि ये प्रिमिटिव जो है ये ही ओरिजिनली ये इस टाइप का कल्टीवेशन वाइड स्प्रेड था. नॉट ओनली इंडिया, सेवरल कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज़ में भी हैं. तो रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये है स्लैश एंड बर्न, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ दिस सबसिस्टेंस फार्मिंग. नाउ यहाँ एक ये बच्ची है, ये लिव्ड फैमिली में रहती है आउटस्कर्ट्स दीपू इन असम में. देन शी ऑफन हेल्प्स देम इन इरीगेटिंग, और इसकी फैमिली जो है वो इस झुम कल्टीवेशन को करती है. यहाँ पे झुम कल्टीवेशन से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम हो रही है तो फैमिली एक नए सर्च प्लॉट में चली जाएगी नेक्स्ट सीजन में. सो दिस इज झुम कल्टीवेशन. इन लास्ट चैप्टर वी रेड अबाउट दिस बैम्बू कैनाल. बैम्बू से पानी लेके आ रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं नेचुरल वे में. दिस इज अगेन रिटर्न ओवर हियर.
देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होगी? इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव एफर्ट हो रहे हैं, काफ़ी सारे एफर्ट लग रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी भी सब्सिस्टेंस है पर ये इंटेंसिव हो गई है बहुत ज़्यादा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन एरिया जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, लैंड पे लैंड कम है और ज़्यादा लोगों को फीड करना है, तो उस लैंड पे ये बहुत ज़्यादा इनपुट्स डालते हैं। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स लगेंगे, इरिगेशन लगेगा ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, कम समय में ज़्यादा, कम खेती में कम ज़मीन पे ज़्यादा उत्पादन इन्हें करना है, पैदावार बढ़ानी है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। राइट ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता है, फैमिली में ज़मीन वंश के बाद वंश नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वो ट्रांसफ़र होती जाती है, इनहेरिटेंस हो जाता है। लीडिंग टू क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लैंड हो जाता है सक्सेसिव जनरेशन में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन में एक पर्सन था, उसके 2 बच्चे थे तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, फिर इस तरीके से और फर्दर डिवाइड होगी। तो इससे क्या होता है? लैंड का जो है साइज़ कम होता जाएगा, लैंड होल्डिंग साइज़ कम होता जाएगा, तो वो अनइकोनॉमिकल रहा फार्मर के लिए। मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सो देयर इज दैट इज़ वाई इस छोटी सी लैंड पे बहुत ज़्यादा एनॉर्मस प्रेशर आ जाता है एग्रीकल्चरल लैंड का। नाउ जो नेक्स्ट है दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग की, वो होती है हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट लगता है, जैसे कि हाई इल्ड वेराइटी सीड्स हैं, ये स्पेशली ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ है। हाई इल्ड वेराइटी के सीड्स होते हैं, इनमें केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है एग्रीकल्चर में, ये वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जांपल राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, बट ओडिशा में ये सबसिस्टेंस क्रॉप है। सो इसी तरह हम देखेंगे जो सीजन्स भी होता है, जायद है, राबी है, देन दिस इज़ खरीफ सीज़न है, ये सीज़न फिक्स्ड है, बस इन सीज़न में जो क्रॉप यूज़ होगी अलग अलग एरिया में वो क्रॉप डिफरेंट हो सकती है। राइस खरीफ में भी आ सकती है, राइस राबी में भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। सो दिस इज़ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन, एनसीईआरटी हिस्ट्री, प्लांटेशन में हमने देखा टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, तो यहाँ क्या होता है? मोनोकल्चर होता है। दिस प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन कवर करता है लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज माइग्रेंट वर्कर। हमने देखा था ना टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, इन सब में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स काफ़ी यूज़ होते हैं बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। इंडिया में टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं हमारी दिस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। और इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप टी कहाँ मिलती है? असम की टी बहुत फेमस है, नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी, कर्नाटका में नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी है, कर्नाटका में इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है दीज स्टेट्स की। तो जो प्रोडक्शन है ये मेनली फॉर मार्केट के लिए होता है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट होता है, इनका मैक्सिमम का एक्सपोर्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन है यहाँ, कनेक्टिंग प्लांटेशन एरिया है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लांटेशन। सो हमें वेबर्स मॉडल पता है ना ज्योग्राफी में, इंडस्ट्रियल लोकेशन होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है और वहाँ पे मार्केट से कितना दूर है। तो ये जो ट्रायंगल होता है ये डिटरमाइन करता है कि हमें इंडस्ट्रीज़ किस लोकेशन पे लगानी है। फॉर एग्जांपल ये बनाना का प्लांटेशन है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और ये क्या है? ये बैम्बू का प्लांटेशन है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये क्या हुई? कमर्शियल फार्मिंग। ये क्या थी? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब खुद का पेट भरने के लिए कर रहे हैं। तो एक थी प्रिमिटिव टाइप की, बहुत बेसिक चीज़ें हो रही थी जैसे स्लैश एंड बर्न, खुद का पेट भरना है यहाँ पे, और ये थी इंटेंसिव, बट अगेन आपको अपनी फैमिली का ही इस पे सबसिस्टेंस करना है। और ये जो थी ये कमर्शियल हो गई, मतलब आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हो, बेचने के पर्पज़ से ही इसे बना रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। तो इसमें ये जूट एंड ऑल ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। अब बात आती है क्रॉपिंग के पैटर्न की। सो यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हमारा डाइवर्सिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सो देयर आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। हमारे यहाँ फूड अलग है, फाइबर क्रॉप्स, vegetables, fruits, spices, this is condiments, etc. constitute some of the important crop grown in the country. तो ये होते हैं क्रॉपिंग सीजन, राबी, खरीफ और जायद, ये 3 इंपॉर्टेंट सीजन है। इनकी क्रॉप्स वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू रीजन।
राबी क्रॉप होते हैं ये विंटर में सोन करते हैं, मतलब बोया जाता है इन्हें विंटर में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और इसका हार्वेस्ट आता है समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो अभी कोविड-19 के कारण हमें वीट हार्वेस्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज हम फसल खड़ी है बट उसको हम काटेंगे कैसे, बिकॉज लेबरर्स नहीं है वहाँ पे, और फिर हम उस फसल को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे मंडी एंड ऑल में, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स एंड एट्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल। सो ये एक चैलेंज हो गया था अभी किस क्रॉप के लिए, राबी क्रॉप के लिए। तो इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है वीट, क्योंकि वीट का चैलेंज हुआ अभी। बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। सो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया है वीट के और राबी क्रॉप्स के भी। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश ड्यूरिंग विंटर मंथ, ये कैसे होती है, विंटर में बारिश होती है ना, हमने देखा था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल दिस मेडिटेरेनियन एंड ऑल ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो इससे विंटर जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से, इससे हेल्प होता है इस क्रॉप को। सक्सेस हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, इंदिरा गांधी कैनाल। तो इसके कारण इनकी क्रॉप में बम्पर प्रोडक्शन हो गया, और हमारे यहाँ एक टाइम था हम शिप टू माउथ कहे जाते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे, अनाज को इंपोर्ट करना पड़ता था और वो सीधा हमारे को शिप टू माउथ था। हम इसमें सस्टेनेबल हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हम। खरीफ क्रॉप अगेन क्या होता है, ये एक और दूसरा सीज़न है, ये होगा ऑनसेट ऑफ मानसून में। तो अभी इसकी तैयारी चल रही है, बिकॉज अभी जैसे मई आ गया है तो अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं खरीफ क्रॉप्स की। जैसे ही मानसून्स का ऑनसेट होगा, 1 जून में मानसून आ जाता है केरला में, तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं खरीफ क्रॉप की। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में होता है, हार्वेस्ट होता है सितंबर अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इसमें पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं, जैसे कि असम में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ राइस ईटर्स बहुत मिलेंगे आपको। कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा में, आंध्रा में, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, बेसिकली ये कोंकण कोस्ट में, कोंकण कोस्ट मतलब दिस गोवा। देन अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टू। तो यहाँ पे भी अब पैडी आने लग गया है। इन स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, दीज क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। ये 3 वेराइटी होती है इसकी, रिमेंबर दीज नेम, ऑस, अमन, बोरो। ऑस, अमन, बोरो, ये असम में होती है। ये पंजाब हरियाणा, पंजाब बिहार में इधर भी क्यों आ गया है पंजाब हरियाणा में, बिकॉज यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, तो ये खरीफ क्रॉप यहाँ पे भी लग सकती है। खरीफ मतलब रेन्स बहुत डिपेंडेंट होती है, पानी चाहिए होता है इन्हें ज़्यादा। इन बिटवीन राबी एंड द खरीफ सीज़न एक शॉर्ट सीज़न आता है समर का, जिसको बोलते हैं जायद सीज़न। जायद की जो क्रॉप्स होती हैं इसमें होता है ये वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलॉन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। सो ये सीजन्स हो गए हमारे, एक सीज़न हुआ राबी, एक सीज़न हुआ खरीफ और एक सीज़न हुआ जायद। इन दोनों के बीच में जायद हो गया, ओके। राबी देन बीच में जायद आएगा, फिर ये खरीफ सीज़न आ जाएगा। अभी राबी का हार्वेस्ट हुआ है, वीट अभी हमने काटा है, अभी मई चल रहा है, देन अभी जायद आएगा, फिर जब बारिश का समय आ जाएगा तो हम खरीफ सीज़न का ऑनसेट कर देंगे। तो अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में ग्रोन होती है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो जो मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया है वो है राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये कहाँ ग्रो होती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन स्टेटस क्या है, नो दीज थिंग्स। इंडिया ईयर बुक जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उसमें भी हमने ये काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें देखी है, हैव अ लुक। देन ये जो राइस है ये स्टेपल फूड क्रॉप है, मतलब पेट भरने के लिए मेजॉरिटी हम ये राइस ज़्यादा खाते हैं, स्टेपल फूड क्रॉप है ये। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये खरीफ क्रॉप है बारिश के टाइम पे, विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल इसको थोड़ा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा, वो लोग यहाँ पे ट्यूबवेल से इसको इरिगेट करके राइस कल्टीवेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये राइस ऐसा होता है, ये जो पौधे होते हैं ना इसको ऐसे बोना पड़ता है यहाँ पे दिस टाइप से। सो दिस इज़ राइस कल्टीवेशन, ये राइस कल्टीवेशन है। और ये राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। हार्वेस्ट मतलब अब इसकी कटाई की जा सकती है और फिर इसको मंडी में भेजेंगे अपन पॉलिशिंग एंड ऑल करके।
देन ये जो मेजर रीजंस हैं, ये मेजर एरियाज़ हैं, ये माइनर एरियाज़ हैं किसके, राइस के। तो देखो राइस कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, ये पूरा ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे बारिश ज़्यादा है, यहाँ पे रेनफॉल अबेंडेंट है। सो दिस इज़ द मेजर एरिया। यहाँ रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, ये जो कंडीशंस देखी राइस की हमने, ये सारी मीट हो रही है। हाई टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है और एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर है। सो राइस इज़ ग्रोन इन दिस मेजर एरिया एंड अ पार्ट ऑफ दिस पंजाब हरियाणा। वाई? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी बाय इरीगेशन। Now rice is grown in the plain of north and northeastern India, coastal area and deltaic region. डेल्टा क्या होता है, रिवर्स फॉर्म होती है ना, मोस्ट ऑफ द रिवर्स हमने चैप्टर में देखा था ज्योग्राफी। ये रिवर्स जा रही है बे ऑफ बंगाल में और यहाँ ऐसे ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही हैं और एक डेल्टा बना रही है। एक बहुत बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा है यहाँ पे, जो दिस गंगा ब्रह्मपुत्रा ये सब बना रही है। इसका नाम क्या है और ये इसका नाम किस पेड़ के नाम पे रखा गया है? आंसर दिस क्वेश्चन। बंगाल में है ना, ये बहुत बड़ा डेल्टा है ये। नाउ डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन, जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल आ गई, ट्यूबवेल आ गया। तो अब ऐसा हो गया है कि हम राइस कहीं पे भी लगा सकते हैं, रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपन। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में भी अब राइस होने लग गया है। सो दिस इज़ राइस। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है दैट इज़ वीट। वीट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ में। नॉर्थ में रोटी ज़्यादा खाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। ये राबी क्रॉप है, मतलब विंटर में, रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, तो दैट इज़ वाई विंटर है। ये टेम्परेट है, ब्राइट सनशाइन चाहिए इसे टाइम ऑफ राइपनिंग में, मतलब दिस मार्च अप्रैल में। देन 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। ये राइस से कम है तो ये कम बारिश वाले एरिया में होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। दो इंपॉर्टेंट वीट होती हैं, ग्रोइंग जोन्स इन कंट्री है। एक है गंगा सतलज प्लेन, गंगा सतलज, इमेजिन वेयर इज गंगा, वी नो गंगा, गंगा सतलज प्लेन नॉर्थ में। देन नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन में। तो ये दो रीजन हो गए, एक हो गए गंगा सतलज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, पंजाब में बहुत वीट होता है, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान। तो ये दो रीजन्स हैं, गंगा सतलज और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। ये वीट का कल्टीवेशन ऐसे होता है, दिस इज़ वीट कल्टीवेशन। अब हम बात करते हैं मिलेट्स की। जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स में आ जाते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स कहलाती है। ये मोटा अनाज भी बोलते हैं इन्हें, बिकॉज ये फाइन नहीं होता है, इसका आटा बनता है ना, वो फाइन नहीं होता है इतना। तो दीज आर कॉल्ड कोअर्स ग्रेन। ये पर बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। जैसे कि रागी है, इसमें आयरन बहुत होता है, कैल्शियम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये रफेज भी बहुत होता है, तो इससे बॉवल मूवमेंट जो स्टमक का है वो बेटर रहता है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये रेन फेड क्रॉप है, मतलब बारिश से जो पानी आएगा वो सफिशिएंट है। मॉइस्ट एरिया, हार्डली नीड्स इरीगेशन, मतलब काफ़ी रफ एंड टफ क्रॉप है, इसको इरीगेशन का इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। मेजर ज्वार क्रॉप है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश। तो ये हो गए मिलेट। अब जो एक और है वो है बाजरा। बाजरा होता है सैंडी सॉइल में, शैलो ब्लैक सॉइल होती है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, राजस्थान, बाजरे की रोटी खाते हैं बहुत ही, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में। फिर है रागी। रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, बारिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो, ब्लैक सॉइल यहाँ सब जगह हो जाएगी। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या हैं? अब ये वाली सॉइल कहाँ पर है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू कनेक्ट थिंग्स। एक बार आपने सब बेसिक्स पढ़ लिया ना, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, बहुत ईजी हो जाता है इंटरकनेक्ट करना चीज़ें। आपने पढ़ लिया कि सॉइल्स कहाँ पर है, ओके, नाउ उस सॉइल्स के हिसाब से आप क्रॉप का कल्टीवेशन देख लो। आपने देख लिया रेनफॉल कहाँ कैसा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रॉप का कर लो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस एनसीईआरटी, और क्लास लेवल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप देखना हिस्ट्री में पॉलिटी आती है, पॉलिटी में ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी में इकोनॉमी आती है, मैथ्स तो हर जगह है, साइंस हर जगह है। सो दैट इज़ वाई वी आर फॉलोइंग दिस अप्रोच। सेकेंड इज़ मेज। मेज जो है क्रॉप है, यूज होती है फूड एंड फॉडर दोनों के लिए होती है। फॉडर मतलब इसको हम लाइव स्टॉक को भी खिलाते हैं। ये खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री चाहिए इसे। ये ओल्ड अलूवियल सॉइल पे बनती है। अब रिमेंबर अलूवियल सॉइल कहाँ पे होती थी, तो वहाँ पे मेज भी हो जाएगी। सम स्टेट्स जैसे बिहार में मेज ग्रोन होती है राबी सीजन में। मॉडर्न इनपुट्स आ गए, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आ गए, फर्टिलाइज़र, इरीगेशन आ गया, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ गया है मेज का। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, एमपी, यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना। सो दीज आर मेज। ये मेज का ऐसे कल्टीवेशन हो रहा है, सी दिस इज़ मेज, ओके। सो दिस इज़ मेज कल्टीवेशन। और ये जो था ये क्या है, ये बाजरा है, दिस इज़ कॉल्ड बाजरा।
और ये क्या था, ये वीट था, और इससे पहले हमने क्या देखा था, दिस इज़ राइस, और ये राइस का कल्टीवेशन था. ओके, सो विजुअलाइज एवरीथिंग, यू वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेमोराइज एनीथिंग, सब अपने आप याद होता जाएगा. दिस इज़ वीट है. सी अब वीट कहाँ पे हुआ, ये राइस बेल्ट था, तो दूसरा जहाँ पे कम बारिश हो रहा है स्पेशली वहाँ पे वीट बेल्ट हो गया. तो आप देखो यहाँ जो है ना, लोग वो ज़्यादा वीट खाते हैं, रोटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस राइस. सो दिस इज़ वीट ईटिंग जोन है यहाँ पे. अब बात करते हैं पल्सेस की. पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, और इतना बड़ा कंज्यूमर है कि हमको इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है पल्सेस को. मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वेजिटेरियन डाइट में. मेजर पल्सेस आर ग्रोन इन इंडिया. कौन सी होती है, अरहर दाल, ये काफ़ी कॉमन है, उड़द दाल ये काफ़ी अच्छी होती है, मूंग दाल इज़ गुड, देन मसूर, पीज एंड ग्राम, ये सारी पल्सेस हैं. कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द राबी सीजन. Pulses need less moisture and survive even in dry condition, which is again its benefit. ये लेगुमिनस क्रॉप होती है, इसका मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पे. All these crops except arrow helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. So these are mostly grown in rotation with other. हम बीच बीच में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए पल्सेस लगा देते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी उससे क्या रिस्टोर हो जाएगी. नाइट्रोजन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दिस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, एमपी में काफ़ी पल्सेस हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. तो ये क्या हुआ, दाल हुई हमारी. देन फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन. तो ग्रेन तो बेसिकली हमने एवरीडे का स्टेपल फूड है, बहुत बल्क में हम खाते हैं इसे. देन दूसरी क्रॉप्स क्या होती हैं, जैसे शुगर केन. शुगर केन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है. ट्रॉपिकल हमें पता है ना, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ऊपर नीचे ये दो लाइन रहे हैं 23.5. ओके, ये जो ऊपर वाली लाइन है दिस इज कैंसर, नीचे वाली लाइन है कैप्रिकॉर्न, और ये है इक्वेटर. तो दिस इज ट्रॉपिक्स. ओके, दिस इज ट्रॉपिक्स, और इसके परे होता है सब ट्रॉपिक्स. तो ये ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, बिकॉज ट्रॉपिक है तो ट्रॉपिक में हॉट एंड ह्यूमिड होता है. ज्योग्राफी क्लास 9. देन टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री चाहिए. एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए. इरिगेशन रिक्वायर्ड है रीजन में जहाँ पे कम बारिश हो रही है. इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर. सो इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. ये शुगर केन ऐसा होता है, गन्ना होता है ना, दिस इज़ गन्ना, शुगर केन कल्टिवेशन. ओके, देन इसके बाद यहाँ पे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन, ओनली आफ्टर ब्राज़ील. शुगर केन से बनता है गुड़, जिसको जैगरी बोलते हैं, खांडसरी एंड मोलासिस में भी यूज़ होता है, मोलासिस. सो जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, यूपी में बहुत शुगर केन है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. अब बात करते हैं ऑयल सीड्स की. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का. इससे तेल निकलता है जिससे अपन यूज़ करते हैं ना, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग. ग्राउंड नट जो होता है, ग्राउंड नट ऑयल, ये वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ग्राउंड नट का. रैपसीड प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर कनाडा एंड चाइना. डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री. मेन ऑयल सीड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो हैं ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट का तेल, सीजम, सोयाबीन का तेल, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड्स, लिंसिड एंड सनफ्लावर. ये सारे इंपॉर्टेंट ऑयल्स हैं जो इंडिया में ग्रो होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल. एडिबल मतलब हम खा सकते हैं, एंड यूज कुकिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. However, some of these are also used in raw material in the production of soap, fats and all से बनता है, cosmetics, ointment. तो यहाँ पे भी हम इनको यूज़ करते हैं. ग्राउंडनट जो है ये खरीफ की क्रॉप है, खरीफ सीजन की क्रॉप है. हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री हमारे यहाँ ग्राउंडनट ही होता है. गुजरात है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्रा. लिंसिड और मस्टर्ड है, ये राबी क्रॉप होती है. सेजमम खरीफ क्रॉप होती है नॉर्थ में, और राबी होती है साउथ में. तो दिस इज़ आई वाज सेइंग कि सीज़न सेम होते हैं, क्रॉप डिफरेंट हो सकती है. अब ये सीजमम है, दिस इज़ खरीफ इन नॉर्थ एंड राबी इन साउथ. कैस्टर सीड है, ये राबी एंड खरीफ दोनों में ग्रोन होता है. सो इस तरीके से ये ऑयल सीड्स हैं इंडिया के. अब बात हम करते हैं चाय, टी. सो टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ब्रिटिशर्स लेके चाइना में सबसे पहले आया था ये. ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश. मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन ओन्ड बाय इंडियंस हैं. टी प्लांट ग्रो होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में. डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, ड्रेन्ड हो जाना चाहिए. ह्यूमस अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा होना चाहिए.
टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, इसको सीज़न चाहिए होता है वरना टी की लीव्स ख़राब हो जाती है। यहाँ जैसे फ़ोटोज़ हैं, ये क्या है, ग्राउंडनट है, ये सनफ्लावर है, ओके, एंड दिस इज़ मस्टर्ड है, दिस इज़ मस्टर्ड, सरसों के खेत। सो दिस इज़ हार्वेस्टेड इन द फील्ड। ये देखिए ये टी कल्टीवेशन है एंड दिस इज़ टी लीव्स, ऐसे हार्वेस्टिंग होती है। तो इसमें मैनुअल बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं, मैनुअल लेबर इज़ रिक्वायर्ड। तो ये तो इसका क्लाइमेट हो गया। फ्रिक्वेंट शॉवर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर्स कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। तो देखिए इमेजिन करना चाहिए, ये जो पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ये पत्ते ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा अगर पानी, जैसे देखिए यहाँ पे स्लोप भी है, तो स्लोप है तो क्या है, यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, ड्रेन हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे इसको चूज़ किया है। यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट कंडीशन है, सॉइल कंडीशन है, वो ये सब है। टी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो ये टी के एस्टेट्स वहाँ पे होंगे अक्सर जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। रिक्वायर एबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज कॉस्ट इसकी कम की जा सके। टी प्रोसेस होती है टी गार्डन में, रीस्टोर होती है इसकी फ्रेशनेस के लिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, असम में है, दार्जिलिंग की ही अच्छी चाय मानी जाती है, जलपाईगुड़ी है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु केरला में भी, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्रा, त्रिपुरा, ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंडिया अगेन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना। अब हम बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी जो होती है वो वर्ड नोन है फॉर गुड क्वालिटी। इंडियन कॉफ़ी अच्छी है। ये अरेबिका वैरायटी होती है, इनिशियली बॉट फ्रॉम यमन, यमन का दिस इधर। देन दिस इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ये जो वैरायटी है ग्रेट डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली कल्टीवेशन जो हुआ था ये बाबा बुदन हिल्स में हुआ था एंड इवन टुडे कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो देखना आप जो साउथ इंडियन है ये यहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बैंगलोर एंड ऑल इधर, बिकॉज यहाँ कल्टीवेशन ज़्यादा है। और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इधर भी यहाँ टी भी ज़्यादा है, नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में इधर टी थोड़ा ज़्यादा प्रेफर होती है। सो ये ऐसे कॉफ़ी कल्टीवेशन हो गया। देन ये है हॉर्टिकल्चर। ये 2016 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, दिस फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। इंडिया प्रोड्यूसर ट्रॉपिकल टेम्परेट सारे फ्रूट्स आते हैं। मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं, ये महाराष्ट्र है, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चेरापूंजी। बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची इज़ वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी, गुआवा। देन उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल, मेघालय। ग्रेप्स आंध्रा के अच्छे हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल कहाँ के अच्छे हैं, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर का अच्छा है, हिमाचल में ग्रेट डिमांड एट्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे this fruits and vegetables. So see, this is guava, this is apricot, this is apple. ये apple ऐसा होता है, see ये apple होता है। then ये pomegranate है, अनार है, ये अनार है। and this is cultivation, ये vegetables लगी हैं, peas हैं, ये cauliflower है, this is tomato and this is brinjal। तो this is the horticulture। नाउ इंडिया में इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। सब्जियां काफ़ी मिलती हैं। अब बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप की, मतलब इनको हम खा नहीं सकते हैं बट ये भी क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रबर। रबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टायर्स हैं आप व्हीकल्स एंड ऑल के देखते हैं उसमें रबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रबर वल्कनाइजेशन एंड एटसेट्रा हुआ तो ये काफ़ी यूज़फुल हो गया। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, तो आप देखना रबर इंडिया में साउथ में ज़्यादा मिलेगा। ओके, इक्वेटर के पास पहुँच रहे हैं अपन, तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। स्पेशल कंडीशन में ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो किया जा सकता है। इसको मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। अगेन इक्वेटर में है तो इक्वेटर में अक्सर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। हमने पढ़ा था ना, अक्सर शाम को बारिश भी हो जाती है बिकॉज इतना ज़्यादा सोलर इंसोलेशन हो रहा है, एवापोरेशन हो रहा है, वाटर फिर रेनफॉल हो जाएगा। सो रबर को ये सब चीज़ें फेवर करती है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 25 से ऊपर होना चाहिए। रबर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, केरला में मिलता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार। अगेन देखिए इक्वेटर के पास में है, ऊपर नहीं है, सब ट्रॉपिक में नहीं है। 23.5 डिग्री जो कैंसर है इसके ऊपर नहीं है ये। सो दिस इज़ रबर। नाउ दिस इज़ फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में आता है मतलब रेशा है इसका। ओके, रेशा है तो रेशे से क्या बन सकता है, धागा बन सकता है, धागे से बहुत सारे क्लोथ्स एंड ऑल बन जाएंगे। तो कॉटन है, जूट मोटा रेशा है तो पैकेजिंग, बोरे वगैरह जूट से बन जाते हैं। हेम्प है, नेचुरल सिल्क है, सिल्क अगेन बहुत फाइन होता है, तो इंडिया में सिल्क भी है, सारी वेराइटी मिलती है, मलबरी, टसर एंड ऑल, तो इससे बहुत फाइन क्लोथ बनते हैं सिल्क से। कॉटन के समर्स में कपड़े अच्छे होते हैं, कॉटन कपड़े हो गए, जूट हो गया, हेम्प हो गया। सो दीज आर रेशे वाले क्रॉप हैं। सो दीज आर फाइबर क्रॉप। 4 मेजर फाइबर क्रॉप इंडिया की हैं। फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून होता है सिल्क वर्म का।
ये फेड होता है ग्रीन लीव्स में, स्पेशली मलबरी। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म होता है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेरी कल्चर। रिमेंबर दिस। सो दिस इज़ फाइबर क्रॉप। अब बात करते हैं कॉटन की। कॉटन जो है ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट है, इंडिया को माना जाता है ओरिजिनल होम। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, कपड़े बनाने का जो उद्योग। कोविड-19 से ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ है बिकॉज ये लेबर सारे माइग्रेंट वर्कर दे हैव लेफ्ट। सो ये रॉ मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट। 2016 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रो होता है ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पड़ा था ना, पानी ज़्यादा आता है तो एकदम दलदल टाइप हो जाती है, जब सूखा पड़ता है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल डेक्कन प्लेटू में होती है। देन रिक्वायर हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन 210 दिन, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए बिकॉज इनके ये ऐसे फूल होते हैं, है ना, ये फूल होते हैं, अगर फ्रॉस्ट आ जाएगा तो ये फूल ख़राब हो जाएंगे, तो इसमें वर्म्स एंड ऑल भी हो जाता है, पिंक बॉल वर्म, ऐसी डिसीजेस भी होती है। सो इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज होना ज़रूरी है, 210 दिन कम से कम, ताकि ब्राइट सनशाइन आएगी और ये ख़राब नहीं होगा, इसमें दिस फंगस एंड ऑल नहीं लगता है फिर। देन खरीफ क्रॉप है, रिक्वायर 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। मैच्योर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल होगा वहाँ वहाँ कॉटन होगा। तो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पार्ट पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में भी है। सो दिस इज़ कॉटन। अब बात करते हैं जूट। जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, इसका कलर ऐसा गोल्डन होता है। सो जूट ग्रो होता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, मतलब पानी बहुत चाहिए इसे, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, फ्लड प्लेन चाहिए इसे, और सॉइल रिन्यू हो जाए एवरी ईयर। तो ऐसी चीज़ें कहाँ पे होगी, बंगाल, ये जो गैंगेटिक डेल्टा इधर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे जूट ज़्यादा मिलेगा। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है टाइम ऑफ ग्रोथ में। तो सी वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, यहाँ मेजर प्रोड्यूसिंग जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ये गनी बैग्स बनते हैं, बोरे बनते हैं, मैट्स, रोप्स, यार्न्स, कारपेट, इसमें जूट काफ़ी यूज़ होता है। ड्यू टू हाई कॉस्ट ये लूजिंग मार्केट हो रहा है सिंथेटिक फाइबर, ये नायलॉन, प्लास्टिक इनसे आ गए हैं, तो जूट को काफ़ी कंपटीशन हो रहा है, तो इट इज़ लूजिंग मार्केट। पैकेजिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन, बट हमें इसको प्रमोट करना है बिकॉज दीज आर बायोडिग्रेडेबल, दिस इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये नेचर को हार्म करता है बहुत। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। मेंशन किया है प्रीवियस पेजेस में, एग्रीकल्चर हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, सस्टेन यूज ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हिंडर किया है, रोका है पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को। दैट इज़ वाई 50% करीब आबादी खेती कर रही है और प्रोडक्शन जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो काफ़ी कम है। तो इधर इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं टू कैरी द एग्रीकल्चर। ग्रोइंग पॉपुलेशन सीरियस चैलेंज है। एग्रीकल्चर जो प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इस पॉपुलेशन, सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बहुत बहुत आवश्यकता है। कलेक्टिवाइजेशन चाहिए, कंसोलिडेट करें लैंड को, हमने देखा था ना लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एट्सेट्रा। प्रायोरिटी दें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को, ये किया गया था, काफ़ी एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म्स हम लेके आए थे, 5 ईयर जो प्लान थे उसमें हमने फोकस किया। राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन, हमने देखा ना एक जनरेशन फिर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3, तो वो छोटी छोटी लैंड्स हो जाती है लैंड होल्डिंग्स, तो इससे कंसोलिडेशन होना ज़रूरी माना गया। लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूक वॉर्म था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, फिर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसमें हमने काफ़ी अच्छा वर्क किया। फिर एक वाइट रिवॉल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड, तो हमने मिल्क में भी हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इंडिया ईयर बुक बहुत अच्छे डेटा दिए हैं लेटेस्ट वहाँ पे। देन दिस इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ये ऐसे ये यूज़ हुआ है, इससे क्या टिलिंग कर रहे हैं, ये ऐसे जुताई हो जाती है ईजीली। देन सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन डेवलपमेंट सेलेक्टेड एरिया में ही हुआ। ये जो यूपी है, वेस्टर्न यूपी है, पंजाब, हरियाणा है, यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ बट सब जगह नहीं हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया, इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म्स लाए, क्रॉप इंश्योरेंस हमने दिया अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिसीज़, एस्टेब्लिशमेंट, ग्रामीण बैंक्स बनाए ताकि इन्हें
क्रेडिट मिल सके। इकोनॉमी में पढ़ा था ना, क्रेडिट बहुत ज़रूरी होता है फॉर दिस प्रोडक्शन एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हमने, बैंक्स बनाए, लोन फैसिलिटी दिया, किसान लोन मेला लगाया, कम इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं हम इन्हें, हम इंटरेस्ट में कई बार वेवर भी मिल जाता है इन्हें। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम बनाया। वाई? इनको फैसिलिटेट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए। देन बेनिफिट्स फार्मर्स को मिले, वेदर बुलेटिन्स देती है, अगेन टेक्निकल चीज़ें देने के लिए सैटेलाइट्स एंड ऑल से लेटेस्ट डेटा दिया जाता है, वेदर बुलेटिन है, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स इन्हें देते हैं। नोट डाउन, रेडियो, टेलीविज़न, दीज आर वेरी वेरी गुड पॉइंट्स जो अगर आप आंसर में लिखोगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। राइट दीज थिंग्स। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया, रिन्यूमरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस में वर्क किया। देन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर जो होता है, मंडी में हमने काफ़ी रिफॉर्म्स दिया है ताकि जो मिडिल मैन होता है, बिचौलिए होते हैं, इन सबको हम एलिमिनेट कर सकें। इधर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है भूदान ग्रामदान। भूदान, भू मतलब ज़मीन, उसका हमने दान दे दिया, ग्राम दान। महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि जो विनोबा भावे जी हैं स्पिरिचुअल एयर हैं। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह, फोरमोस्ट सत्याग्रही थे। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। मतलब जैसे हम आर्टिकल 40 देखते हैं ना, व्हाट इज आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट टेल्स कि विलेज डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दैट इज़ वाई हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के ग्राम पंचायत एंड ऑल को हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था। तो ये ग्राम स्वराज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो गांधी जी के बाद विनोबा भावे जी ने पद यात्रा किया था, गांधी जी का मैसेज सब जगह पहुंचाया। देन पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, नोट डाउन दिस थिंग इम्पॉर्टेंट। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स थे, उन्होंने बोला हम खेती करना चाहते हैं पर हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो विनोबा भावे जी ने बोला, कुड नॉट प्रॉमिस इट देम इमीडिएटली, बट इन्होंने कहा ये मेरे मन में है, मैं इसमें काम करूँगा। assured them to talk to the government of India regarding provision of land, कोऑपरेटिव फार्मिंग की इन्होंने बात किया। फिर श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप, 80 एकड़ लैंड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 80 लैंडलेस विलेजर्स में। तो इसको बोला जाता है भूदान। ट्रैवल किया, आइडिया सबको बताया, सम जमींदार ऑनर्स जे इन्होंने अपनी जो लैंड एक्स्ट्रा थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी ताकि उस लैंड का यूटिलाइज कर सकें, खेती हो सके। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रामदान। विलेजेस उन्होंने ऐसे लैंडलेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए। लैंड ऑनर्स थे, प्रोवाइड किया लैंड पुअर फैमिली को, फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट से, मतलब एक अपर लिमिट लगा दी थी, इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख पाएंगे आप। भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएट किया विनोबा भावे जी को। इसको बोलते हैं ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। हमने हिस्ट्री पढ़ी है ना 9th में, 10th में भी, तो हिस्ट्री 9th पढ़ी है हमने अभी, तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इसमें कितना सारा ब्लड लॉस हुआ, बट यहाँ ब्लड लॉस भी नहीं हुआ और रिवॉल्यूशन भी आ गई। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है, बैकबोन होता है इंडियन जीडीपी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड 51 में। तो 52% टोटल वर्क यहाँ पे लगे हुए हैं, बट प्रोडक्शन इज़ लेस। यहाँ पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो काम 10 लोगों से हो सकता है उसके लिए हमने 100 लोग लगाए हैं और कह रहे हैं कि ये एम्प्लॉयड है। नो, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है ये। डिक्लेयरिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। डिक्लाइन हो रहा है, स्टैग्नेशन है एग्रीकल्चर का, तो इट इज़ नॉट राइट। इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चर को देने की है, तो ICAR हमने बनाया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ताकि हम साइंटिफिक वे में ये सारी चीज़ें कर सकें। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बनी है काफ़ी सारी, वेटनरी सर्विसेज दिया है इन्होंने, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर दिया ताकि इनका लाइफ स्टॉक बेटर हो। हॉर्टिकल्चर, दिस फ्रूट्स एंड दिस वेजिटेबल्स को डेवलप करने का प्लान आया। R&D आया, मीटियोरोलॉजी, वेदर फोरकास्ट किया, प्रायोरिटी दिया एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हमने इसको कनेक्शन दिया। तो दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग। जीडीपी अभी भी इंक्रीज़ हुआ है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की डेसेलरेट हो रही है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। फेसिंग बिग चैलेंज है, इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं फॉरेन से, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सी दिस एरिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस जीडीपी कंट्रीब्यूशन सी 1.1% हो गया है, दिस इज़ नॉट राइट। देन सब्सिडी जो दी जाती है फर्टिलाइज़र में, ये भी डिक्रीज़ हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया है। देन इसमें MSP एंड ऑल वैल्यूज़ आ जाती है। WTO में अक्सर एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्सिडीज़ पे क्वेश्चंस उठ जाते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ने प्रूव किया है डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। फार्मर्स विड्रॉ करते हैं इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर डाउनफॉल होता है एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर में। फार्मर्स कई बार फिर एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस एंड ऑल। सो
फार्मिंग जो है हैव बीन फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, लैंड अंडर एग्रीकल्चर डिक्रीज़ हो रही है, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हम एमजी नरेगा टाइप स्कीम्स भी इनके लिए ला रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो रहा है, सप्लाई चेन एंड ऑल। तो टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन से ये हो रहा था। यूरोपियन ट्रेडर्स आए इंडिया से, वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, कॉटन ले जाते थे, वहाँ पे इनकी मैनचेस्टर एंड ऑल पे टेक्सटाइल इनकी थी, वहाँ प्रोडक्शन होता था और यहाँ आके इंडिया में फिर उस प्रोडक्ट को सेल कर देते थे। तो ये सप्लाई चेन काफ़ी टाइम से चल रही है ऐसी। इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया एनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स, देन इंपॉर्टेंट आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। देन ब्रिटिश में कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया ने अट्रैक्ट किया ब्रिटिश को, कॉटन एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश में एज अ रॉ मटेरियल उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो कॉटन वहाँ पे मैनचेस्टर, लिवरपूल, यहाँ पे काफ़ी इनकी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई। फिर ये इंडिया में आ जाता था सेल करने के लिए फिनिश्ड गुड्स। चंपारण मूवमेंट हुआ 1917 बिहार में, बिकॉज फार्मर्स को फोर्स किया गया कि आप इंडिगो ही लगाइए, तो उन्होंने कहा हम ऐसा लगाएंगे नहीं, और फिर वहाँ पे चंपारण मूवमेंट हुआ, फिर गांधी जी आ गए यहाँ पे। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन देयर फैमिली। फेमाइन इंडिया में होते थे, स्टारवेशन होता था, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि इतने मिलियन लोग कैसे मर गए स्टारवेशन से, खाना नहीं मिलने के कारण उनकी डेथ हुआ था। दिस वॉज वेरी वेरी पेनफुल और डार्क हिस्ट्री है हमारी। ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली 1990 में एक्सपोज किए नए चैलेंजेस, जैसे कि अब कॉटन, राइस, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, ये सब नॉट एबल टू कॉम्पीट विद द डेवलप्ड। तो अगेन कंपटीशन इज़ गुड, हमें स्टेप करने की ज़रूरत पड़ने लग गई। ये ऐसी कुछ हेडलाइंस अब आ रही हैं। वर्ल्ड फूड डे, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। कोविड-19 के बाद भी पैंडेमिक होता है ना, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है दिस फूड सिक्योरिटी का, तो हमें इस पर एकदम अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे है ये नई अब टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर होता है। दिस थिंग वी रेड इन दिस यूएसए एंड ऑल में, यहाँ पे सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है और इससे हमको फाइट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जैसे ये टिश्यू कल्चर है टीक क्लोन्स के लिए, देन बीटी कॉटन्स, जेनेटिक क्रॉप्स एंड ऑल का भी कल्चर है। इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ क्रॉस रोड्स पे है अभी। एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बनाना है, थ्रस्ट शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने काफ़ी प्रॉमिस किया था बट इसके सेटबैक्स भी हुए। देन लैंड डिग्रेडेशन हुआ, पंजाब में हमने देखा था सॉल्ट पैन बन गए, ओवर यूज ऑफ दिस ग्राउंड वाटर एंड ऑल। ड्राइंग एक्वीफर हो गए, एक्वीफर मतलब नीचे ज़मीन पे एक स्पॉट है जहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्वीफर। वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, कीवर्ड टुडे जीन रिवॉल्यूशन आ गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट। एक्वीफर मतलब ये चट्टानों के बीच में कहीं पानी फंस गया है तो उसको हम एक्वीफर बोल देते हैं। कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड वास्टली इन इंडिया? वी नो दैट, नेम दिस। क्रॉप हमने यूज़ किया था ना, एक ब्रिंजाल भी था और देन इसमें ब्रिंजाल की भी बातें हुई थी, और फिर इधर कॉटन का हमने यूज़ किया है। तो फार्मिंग इन वोग है, प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट्री। तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आने लग गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये केमिकल्स एंड ऑल आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती है। ये प्रॉब्लम्स हैं, हैवी पेस्टिसाइड्स यूज होता है। ये पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, ये फूड चेन में आ जाते हैं, यहाँ से वाटर से वॉश होंगे, फूड्स के अंदर आ जाएंगे, फूड चेन में आ गए, देन इनका अक्यूमुलेशन भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन भी हो सकता है। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं काफ़ी सारी डिसीजेज़ होती हैं इन पेस्टिसाइड्स एंड ऑल के साथ, सो इससे भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ब्लीक फ्यूचर, have a bleak future if they continue growing food grains in the holding that grow smaller and smaller, because small scale में ज़्यादा आप input नहीं डाल सकते capital, you need some bigger area. Then rural population बढ़ रही है, 250 million डिपेंडेंट है इस पे, हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन विच इज़ वेरी लेस। इंडियन फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्रॉपिंग पैटर्न को, सीरियल हाई वैल्यू क्रॉप्स को इंक्रीज़ करें अपनी इनकम। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज होती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम करें, सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ये लैंड आपने अपने पूर्वजों से ली है और ये आपके बच्चों को पास ऑन करनी है। आप यहाँ पे केवल एक थोड़े टाइम के लिए आए हैं, प्ले योर रोल वेल, डोंट डैमेज दिस साइकिल, दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी। Flowers, herb, vegetable, biodiesel crop, Jatropha is again important, this biofuels and all, jojoba, इसका इरिगेशन कम चाहिए। देन राइस एंड शुगर केन, सो दैट इज़ वाई डाइवर्सिफाई करिए, सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने हैं। डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट भी आ रहा है। सो दीज आर सम वेरी गुड एडवाइसेस। नाउ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न है, एग्जाम्पल है सीरियल्स हाई वैल्यू क्रॉप, इंडिया
इंपोर्ट करने का फूड 60s में ऐसा हो गया था, डिज़ास्टर हो गया था. इंडिया इंपोर्टेड सीरियल्स, हाई वैल्यू कमोडिटी, सक्सेसफुल इकोनॉमी, इटली, इसराइल, चिली. कंट्री ने एक्सपोर्ट किया फार्म प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ऑलिव, स्पेशलिटी सीड्स एंड वाइन एंड इंपोर्ट सीरियल्स. ऐसा होता है इन इकोनॉमी में, हाई वैल्यू का एक्सपोर्ट कर देते हैं और लो वैल्यू का इंपोर्ट कर लेते हैं. आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क? डिबेट दिस इशू. ओके, नाउ these are MCQs. Solve these MCQs. Describe system. Single crop प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सिंगल क्रॉप होता है, मोनोकल्चर होता है यहाँ पे. देन राबी क्रॉप क्या है यहाँ पे? ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेगुमिनस क्रॉप? दिस इज पल्सेस, फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पे. देन ग्राम इज अ राबी क्रॉप. देन आंसर द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स. नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप. स्पेसिफाई द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. आप एक नहीं दो बताइए. आप टी को पढ़िए, है ना, और कॉफ़ी को भी पढ़िए. ओके, टी भी पढ़िए, कॉफ़ी भी पढ़िए. ये कहाँ ग्रो होती है, इसकी क्या कंडीशन है. रीड दिस एनसीईआरटी वंस अगेन. फिर से आप ये वीडियो ऊपर जाके देखिएगा. टी एंड कॉफ़ी. ओके, रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जोग्राफिकल कंडीशंस. एक स्टेपल क्रॉप बताइए, रीजन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो. एनलिस्ट करिए वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो ज़रूरी है. बहुत सारे देखे ना, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स देखे हमने, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स देखे, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखी, देन सोसाइटल चेंजेस देखे. ये ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स में. लैंड अंडर कल्टिवेशन रिड्यूस हो रही है डे बाय डे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. सजेस्ट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट वाई फार्मिंग को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, एंड वी नीड टू चेंज. ये नई टेक्नोलॉजी हमने देखा, टिश्यू कल्चर एंड ऑल. दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड चैलेंजेस. दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, सप्लाई चेन, ICAR एंड ऑल. दिस इज़ भूदान, ग्रामदान, ग्राम स्वराज, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, GDP कंट्रीब्यूशन, विनोबा भावे जी. ये सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं. किसान क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स. ये कॉटन कल्टिवेशन है, लैंड रिफॉर्म्स हैं. सेरिकल्चर, कॉटन क्या होता है, जूट क्या होता है, फाइबर क्रॉप क्या होता है, नॉन फूड क्रॉप्स हैं. दीज आर रबर, इक्वेटर. दिस इज़ हॉर्टिकल्चर, एप्पल, पोमोग्रेनेट एंड ऑल. हॉर्टिकल्चर है. ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी के लिए कैसी चाहिए. सी, ये क्या था, दिस इज़ टी कल्टिवेशन. वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, पानी स्टोर नहीं होना चाहिए यहाँ पे. देन ग्राउंड नट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये क्या है, ऑयल सीड्स हैं. टी है, दिस इज़ शुगर केन, दिस इज़ ऑयल सीड्स. देन पल्सेज आर इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ वीट. ये मिलेट्स हैं. मिलेट्स में ये आ जाते हैं ज्वार, बाजरा, रागी एट्सेट्रा. मेज कल्टिवेशन, रफ एंड टफ होते हैं मिलेट्स, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती. कोर्स ग्रेन बोलते हैं इन्हें. देन दिस इज़ मेज, ये बाजरा है. ये वीट है, टेम्परेट क्रॉप है ये. देन दिस इज़ इंडिया में राइस कैसे होता है, ये राइस के फील्ड है, ऐसे इनकी सोइंग होती है राइस की. खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, राबी क्रॉप क्या होता है, जायद क्रॉप क्या होता है. दिस इज क्रॉपिंग पैटर्न. कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, बेचने के लिए. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, खुद का पेट भरने के लिए, और इंटेंसिव भी है. देन बर्निंग, दिस इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, मतलब सब्सिस्टेंस है बट ये प्रिमिटिव है. ये सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए. मेक अ लिस्ट एंड राइट डाउन. ये बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए. झुमिंग और इसके डिफरेंट नाम क्या है, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, स्टेट्स में भी. सो दिस इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड दिस इज़ एग्रीकल्चर. सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने देख लिए हैं. अब नेक्स्ट में हम देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.